Hello students, how your studies are going on? Are you okay? तो आज हम फिर जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया है और आज हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर, न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक समझने के लिए। +1 में सिलेबस का पार्ट और +2 में रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने के लिए हर जगह बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक समझ पाओगे, नहीं तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्या कीजिए, इस चैनल को केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई शेयर भी कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट में लिख कर जरूर बताना आपको समझ में आया या नहीं न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। और बेल आइकन होता है ना, उसको प्रेस करना होता है जिससे आपको जितनी नई वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए न्यूक्लियोफाइल शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताती हूँ। इक्विलिब्रियम ने हमने किया लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको लुईस बेस कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है न्यूक्लियोफाइल बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन हर बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। देखो मेरा स्टेटमेंट सुनो न्यूक्लियोफाइल के डेफिनेशन से पहले, और इस स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या बताया आपको, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं। इतना सा कंसेप्ट आप याद रखिए और मेरे साथ आगे चलिए। तो न्यूक्लियोफाइल ये वर्ड दो, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियस प्लस फिलिक, फिलिक मतलब लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल का लिटरल मीनिंग हो गया न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, ओके। न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस किस चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो न्यूक्लियस लविंग को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लविंग। वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। डेफिनेशन नहीं है, जस्ट मीनिंग, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज लविंग कौन से स्पीसीज होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सुनिए। दीज आर इलेक्ट्रॉन। भी पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? जो जिसमें निगेटिव चार्ज होगा या जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। ये निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओके, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन होंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। उनमें एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब न्यूक्लियोफाइल के डेफिनेशन पे आइए। लिसन, न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज विच रिलीजेस, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, अनदर कंपाउंड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्पेसिफाई किया मैंने कार्बन एटम। रेयरली, बहुत रेयरली कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक बात है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये
स्पेसिस, अटैकिंग स्पेसिस होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये ज्यादातर कार्बन एटम को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेंगे, कार्बन एटम को डोनेट करेंगे। मैं फिर से बता रही हूं, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कार्बन एटम को ही डोनेट करते हैं। देखिए अब आप क्या कहोगे कि बात तो वही है ना, है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, तो लुईस बेस भी क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज ही तो है। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। यानी ये क्या है, लुईस बेस है, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस है। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में कई कंपाउंड ऐसे हैं, देखना जब हम एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर होगा, उनको हम बेस कहेंगे कि हियर इन दिस रिएक्शन दिस एक्ट एज अ बेस बट नॉट न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, वो बेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेस और न्यूक्लियोफाइल कहाँ डिफ्रेंशिएट होते हैं, देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास, ये क्लियर हो गया बेटा आपको न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग। देखिए सपोज आपके पास ये एग्जांपल है, एक हेलो अल्केन ले लो, क्लोरीन, क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन में आपके पास CH2 है, ये CH3 है। तो ये बॉन्ड क्या है बेटा, पोलर है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, इसका मतलब कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे ही अटैक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस B-, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिएक्शन में किसको डोनेट कर रहा है भाई, कार्बन को डोनेट कर रहा है, कार्बन के पास जाएगा। क्योंकि किसको डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी को तो देंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, कार्बन। तो इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आपके पास ये हो जाएगा B। ठीक है, यहां से ये Cl- आयन निकल गया। ठीक है, अब दूसरी ऐसी रिएक्शन लेते हैं हम लोग, CH3 CH2, सेम यही कंपाउंड, सेम नहीं, दूसरा कंपाउंड लेना पड़ेगा हमें, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। और यहां पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस B-, ऐसा ही। लेकिन इस कंपाउंड में ध्यान देना, इस कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है। ये OH बॉन्ड भी तो पोलर है, ऑक्सीजन पर क्या है, निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। तो इस रिएक्शन में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है। ओके, ये H+ को डोनेट कर रहा है। तो आपके पास जब ये बॉन्ड टूटेगा, H+ के पास जाएगा B-, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और B जो है H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके B- H+ में बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड टूट गया यहां से। तो देखिए इसमें, इस रिएक्शन में यहां पर B- एक्ट एज बेस, B- एक्ट एज बेस, और यहां पर इस रिएक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है B- एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये फर्क है भाई न्यूक्लियोफाइल और बेस में। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत जगह काम आएगी आपको ये बात। ओके फाइन, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम and base donates electron pair to hydrogen atom. Is it clear? Base donates electron pair to H+ to hydrogen. ठीक है, हाइड्रोजन लिख लो आप, टू हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम आते हैं
न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं? समझ में आ गया आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? भाई न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उसमें एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होगी। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यानी ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये वाला बेस न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला बेस सिर्फ बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यानी ये स्टेटमेंट सही है। ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस, ऑल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, लेकिन सभी बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, अगर आप आराम से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन आप कर पाओगे, और कंपटीशन एग्जाम में टैग क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के कई बार, ठीक है। तो आपके पास है ये टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मेजर क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक है निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल फिर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो मेजर दो टाइप के ये निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन Nu- से भी शो करते हैं। Nu-, निगेटिवली चार्ज आयन में, निगेटिव चार्ज की आयन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और वो टेंडेंसी शो करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो निगेटिवली चार्ज आयन जैसे H- है, भी F- है, Cl- है, Br- है, ओके, OH- है, OR- है और SH- है, NH2- है, NH2- है, ठीक है, CH3CO- है। ये सारे क्या है? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। इनमें डोनर एटम, ये तो एक ही एटम है, इसमें डोनर एटम क्या? ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, जिसमें निगेटिव चार्ज है डोनर एटम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम ऐसे शो करते हैं Nu लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप का होता है, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर यानी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करता है, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास बहुत सारी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, भी वाटर है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी शो करता है भाई। H2S है, ठीक है, अमोनिया है, फॉस्फीन है, हाइड्रोजीन है, ये सारी मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं कार्बन आइटम को, ठीक है। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई बॉन्ड, आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर, अच्छा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का एक एग्जांपल और ले लो भाई, C ट्रिपल बॉन्ड CH-, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज कार्बन आइटम। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाई बॉन्ड जो होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं, और वीक बॉन्ड होने की वजह से जिन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूजली है, पाई बॉन्ड के होते ही इलेक्ट्रॉन यूजली हेल्ड है, जिन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है और वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली यूज कर सकता है, वो किसका काम करेंगे भी? न्यूक्लियोफाइल का, उन्हें कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्यों इजीली डोनेट नहीं करता, पाई बॉन्ड के करता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। जैसे दूसरा आपके पास है बेंजीन है,
ठीक है, बेंजीन है। ये सब किसका काम करते हैं? ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। तो ये भी क्या है आपके पास? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो मेजर, मैंने कहा मेजर, और भी बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट मेजर क्लासिफिकेशन हम करते हैं नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। और निगेटिवली चार्ज में मैंने आपको बताई दिया, जिन ग्रुप में आयंस पर या जो क्या एक एटम वाले आयन पे या पॉलीएटॉमिक आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाला एटम शो करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, इसीलिए इसे कहते हैं निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, इतना समझ में आने के बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। ये वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। चलिए बेटा, आप समझते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स बना लेना। आपके नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए और आपको समझ में आ जाएंगी हर एक चीज, ठीक है। चलिए, अब आपके पास है न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई इंटरेस्ट आ रहा है ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक जो है आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे। ऑर्गेनिक में आप बिल्कुल नंबर नहीं कटाओगे अगर आपको लॉजिक समझ में आने लग गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए, अब है न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। अगर आप कहें न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेजर किया जाता है द रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द न्यूक्लियोफाइल। जिस न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, जल्दी डोनेट करने की है, जल्दी स्पीडली डोनेट करने की है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटेड होती है द रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द न्यूक्लियोफाइल। इसका बनने वाले कंपाउंड यानी बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम न्यूक्लियोफाइल तो यूज करते हैं ऐसा जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, जो बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की और बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर रही है। काइनेटिक मतलब स्पीड, रेट, ये काइनेटिकली रिलेटेड है, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है अगर न्यूक्लियोफाइल की तो बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल की काइनेटिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, न कि उसके आप कह सकते हो उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पे बेस्ड नहीं है, उसको डिसाइड नहीं करती है। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, हम कहेंगे उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा है, और जितना न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है वो न्यूक्लियोफाइल उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इज इट क्लियर? ये आप अगला पॉइंट आप कहोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन rate of donation of electron pair। Is it clear? ये रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी does not have any relation with stability of product। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, रिलेशन विथ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा,
उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी हो सकता है बनने वाला प्रोडक्ट जो है थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल हो। जितना इजीली, जितना फास्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियोफाइल उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट करने वाले देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। अगला है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए इस बात को ध्यान रखना, ऑर्गेनिक की कोई भी आप बुक उठा के देख लो, सभी किसी भी बुक ने ये सारे कंसेप्ट एक साथ एक्सप्लेन नहीं किए हैं। दे हैव गिवन ऑल द कंसेप्ट बट इन द स्कैटर्ड फॉर्म। थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर दे दी, थोड़ी सी वहां, फिर थोड़ी सी जहां जरूरत है वहां पर दे दी। एक साथ हमने इस पूरे टॉपिक को बाइंड अप कर दिया आपके लिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की सारी चीजें आपको यही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है आपके पास चार्ज डेंसिटी। अगर दो न्यूक्लियोफाइल हैं और दोनों न्यूक्लियोफाइल में क्या है आपके पास, डोनर एटम सेम है, तो जिस एटम पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला है आपके पास चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन डोनर एटम, ऑन डोनर एटम। ठीक है, इफ डोनर एटम इज सेम, इफ डोनर एटम in two nucleophiles are same। अगर डोनर एटम दो न्यूक्लियोफाइल में सेम है तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास। एक आपके पास है, मान लीजिए CH3O- और ये है आपके पास HO-। भाई दोनों में डोनर एटम कौन है? दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन है। ये है आपके पास डोनर एटम, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, लेकिन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? एल्कोक्साइड आयन की, क्योंकि ये मिथाइल आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट। यस और नो पढ़ा है आपने, इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ये कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेगा ऑक्सीजन पर? प्लस आई इफेक्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन कंपेयर टू OH-। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है, मतलब जैसे मिथाइल यहाँ पर है नहीं, अगर मान लो ड्यूट्रियम ले लेते तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता तो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता। इससे इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भाई? ये। ठीक है, जितना इस डोनर एटम पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है उतना ही वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। आगे देख लीजिए आप सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का अफेक्ट करने वाला, अगर हम लोग साइज ऑफ एटम देखते हैं, अगर हम लोग एक ही ग्रुप में मॉलिक्यूल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जो किसका काम कर रहे हैं बेटा? डोनर एटम का काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया H2S और H2O, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है? किसको न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? वी कंसीडर H2S इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल देन कंपेयर टू वाटर। मतलब जितना एटम का साइज ज्यादा होगा, उस साइज, देखो डोनर एटम एक ही ग्रुप के हम ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। चलो एक एग्जांपल और ले, जैसे हमने ले लिया NH3 और फॉस्फीन। ओके, एक ही ग्रुप के एटम हम ले रहे हैं। हम देखते हैं कौन सा डोनर एटम क्या है, साइज में बड़ा है, तो डोनर एटम फॉस्फोरस बड़ा है नाइट्रोजन से। जितना डोनर एटम की साइज बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
देखिए फॉस्फोरस के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेगा, जल्दी से लूज नहीं करेगा। और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या करेगा ये जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, मतलब स्पीडली डोनेट करेगा, टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो सेकंड आपके पास हो गया कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, Br माइनस आयन की उससे कम है, Cl माइनस आयन की उससे कम है, और फ्लोराइड आयन की उससे कम है। समझ में आई आपको बात? तो सेकेंड फैक्टर क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कैसे लिए हैं, एक ही ग्रुप के एटम लिए हैं, एक ही ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, डोनर एटम जो है एक ही ग्रुप के हैं, तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए थर्ड में हम क्या लेते हैं, द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेम पीरियड। ठीक है, एक ही पीरियड में लेंगे तो क्या होगा, इसका भी हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपके पास न्यूक्लियोफाइल लिए, थर्ड है आपके पास CH3 माइनस में कार्बन के बाद कौन सा आता, नाइट्रोजन, NH2 माइनस, उसके बाद आपके पास है OH माइनस और F माइनस। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऑफ सेम पीरियड, न्यूक्लियोफाइल्स सेम पीरियड, एक ही पीरियड के लिए मैच है, जो डोनर एटम है वो एक ही पीरियड के लिए मैच है। तो ये क्या कहता है कि जितना एटम की साइज ज्यादा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे, साइज क्या हो रही, डिक्रीज। आपको पता है कार्बन वही साइज वाला ही रिलेशन है, उसमें क्या कहा था, जितनी साइज बड़ी होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां ग्रुप में गए थे, यहाँ पीरियड में चले जाइए, रीजन वही है। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ, CH3 माइनस आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, NH2 माइनस उससे कम है, OH माइनस आयन उससे कम है, और F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे कम है। ठीक है, चलिए अगला फैक्टर है आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर बेटर, न्यूक्लियोफाइल आर बेटर कह दो, स्ट्रॉन्ग कह दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है कह दो, आर बेटर देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे निगेटिवली चार्ज आयन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको मैं, जैसे OH माइनस आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन वाटर। ओके, NH2 माइनस आयन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन अमोनिया, इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल यही तो हुआ। F माइनस आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन HF। ओके, एंड SH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2S। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि निगेटिवली चार्ज जो आयन होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है तो उससे बेटर ये है। ठीक है, आपको चार्ज समझ में आ गया कि अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं आयन में तो निगेटिवली चार्ज आयन पे क्या इफेक्ट होता है, अलोंग द ग्रुप आते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो फिर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। अब आपके पास है, मान लीजिए डोनेटिंग एटम सेम हो, डोनर एटम सेम हो, और डोनर एटम पर ही हम लोग चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, फिर कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो अगला फैक्टर आपके पास, इफ चार्ज on donating atom increases, डोनेटिंग एटम पे ही चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना। कंसीडर डोनेटिंग एटम सेम, हमने क्या लिया है, मान लो डोनेटिंग एटम सेम है, तब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। डोनेटिंग एटम अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर उसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया NH3 अमोनिया, कोई चार्ज नहीं है भाई, उसके बाद हमने ले लिया NH2 माइनस, नाइट्रोजन पे एक चार्ज है, उसके बाद NH2 माइनस, नाइट्रोजन पे 2 माइनस चार्ज है, और N3 माइनस।
तो देखिए आप बताइए इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? अमोनिया NH2 माइनस, NH2 माइनस, N3 माइनस। डोनेटिंग एटम सब में नाइट्रोजन ही है, डोनर एटम। तो डोनर एटम अगर सेम हो तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल की उतनी ही इंक्रीज होगी। यानी क्या होगा आपके पास, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन फैक्टर के बाद, 5 फैक्टर के बाद मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर करवाने वाली हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट जो करता है, दैट इज अल्फा इफेक्ट। ठीक है बेटा, देखिए अल्फा इफेक्ट क्या है। अल्फा इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। हमें डिसाइड करना होगा, अगर 2 न्यूक्लियोफाइल है तो 2 न्यूक्लियोफाइल में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हम कहेंगे ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ये दूसरा नहीं करेगा, मैकेनिज्म ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो वहां पर हमें पता करना है कि न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड, हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हो रही है। ये सारी चीजें समझने के लिए हमें इन कंसेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेस में क्या डिफरेंस है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कैसे कंपेयर करते हैं इन चीजों को। मतलब ये पहली सीढ़ी है, आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये टर्म्स आने चाहिए आपको। ओके, तो बेटा मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑर्डर समझने के लिए हमारे पास है अगला अल्फा इफेक्ट। देखिए अल्फा इफेक्ट क्या होता है, अल्फा इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। अगर डोनर एटम से, न्यूक्लियोफाइल में जो डोनर एटम है, अगर डोनर एटम से दूसरा एटम ऐसा लिंक हो जाए जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, तो इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला कोई एटम अगर इससे अटैच हो जाए तो क्या होगा, इसके निगेटिव चार्ज और इसके मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसका निगेटिव चार्ज है या वो उसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो भी है उसके निगेटिव चार्ज और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, यानी वो न्यूक्लियोफाइल और जल्दी से स्पीडली रैपिडली इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी यूज करेगा, इसका मतलब उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ गई। इसे अल्फा इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक है अमोनिया और एक है आपके पास हाइड्रोजीन, NH2NH2, इस मॉलिक्यूल को आप कहते हैं हाइड्रोजीन। ओके, अब मैं आपको कहती हूँ हाइड्रोजीन हैव द more nucleophilicity than ammonia. Hydrogen is the better nucleophile than ammonia. How? It is also the neutral molecule. It is also neutral molecule. ये भी neutral molecule है, ये भी neutral molecule है। इसमें भी नाइट्रोजन ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें भी नाइट्रोजन ही है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर था, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो नाइट्रोजन की साइड कर रही थी न्यूक्लियोफाइल का काम, इसके बगल में दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ गया। इज इट क्लियर? तो इन दोनों के बीच में हो गया भाई लोन पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई। रिपल्शन है ना, रिपल्शन से बाहर आना चाहता है, और रिपल्शन से बाहर आने के लिए जल्दी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए कहते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो इसे कहते हैं अल्फा इफेक्ट। और एग्जांपल समझाती हूँ आपको, मैं बोलती हूँ वाटर से बेटर न्यूक्लियोफाइल है आपके पास पेरोक्साइड, वाटर से बेटर न्यूक्लियोफाइल है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भाई क्यों? तो वही रीजन, इसमें डोनर एटम कौन सा है, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। भाई डोनर एटम तो इसमें भी ऑक्सीजन ही है। ओके, डोनर एटम इसमें भी ऑक्सीजन ही है। ठीक है, डोनर एटम कोई जरूरी नहीं कि इसमें लोन पेयर है तो इसमें भी लोन पेयर वाला होना चाहिए, हो सकता है इसमें नेगेटिव चार्ज है
और इसमें इसके बगल में जो एटम आ गया उसपे क्या है आपके पास, उसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा हम लोग निगेटिव चार्ज वाला भी एग्जांपल ले लेंगे। तो ये डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ गया। तो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन एटम आने से इनके बीच में हो गया रिपल्शन, और रिपल्शन होने से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, इस वजह से ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया देन कंपेयर टू दिस। ओके, चलो एक चार्ज वाला लेते हैं हम लोग एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास है NH2 माइनस। ओके, थर्ड एग्जांपल बेटा, इसे ठीक से समझना, NH2 माइनस, और दूसरा एग्जांपल है आपके पास NH2 माइनस NH2। आपसे पूछा जाता है इनमें कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो बेटा डोनेटिंग साइट कौन सी है, ये है डोनर एटम, और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाली दो है, तो निगेटिव चार्ज वाली साइड जो है वो डोनर एटम होती है, डोनर एटम, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन यूज करती है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो इसमें भी डोनर एटम वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके बगल में जो दूसरा एटम आ गया उस पर लोन पेयर है, और लोन पेयर होने से इस निगेटिव चार्ज और इस लोन पेयर में क्या हो जाएगा, रिपल्शन डेवलप हो जाएगा, और इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? इस इफेक्ट को हम कहते हैं अल्फा इफेक्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल में, वी आर डिस्कसिंग इन पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारे न्यूक्लियोफाइल की हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी जो डिस्कस की है, ऑर्डर जो डिस्कस किया है, वो पॉलीप्रोटिक, क्योंकि हम लोग जितनी मैकेनिज्म है ज्यादातर में पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेते हैं। पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिसाइड किया है। मैडम पहले नहीं बताया, अगर कोई मीडियम दिया नहीं है, सॉल्वेंट दिया नहीं है, तो ये कंसिडर कर लिया जाता है कि वो सॉल्वेंट पानी ही है। यानी पानी किस टाइप का सॉल्वेंट है, पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है। पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट जो H+ डोनेट करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन से अटैच होता है, जिनकी टेंडेंसी होती है H+ आयन डोनेट करने की, ऐसे सॉल्वेंट को हम पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये जो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देख रहे हैं, ये सभी का जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, वी आर कंसिडरिंग इनटू द, याद रखिएगा, पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट में हम ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट फैक्टर आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग, दैट इज द स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलिए तो 6 फैक्टर है बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, स्टेरिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, या आप लिखो स्टेरिक इफेक्ट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक इफेक्ट किस तरह से अफेक्ट करता है, एक बात आपको मैं फिर से याद दिला दूं, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर। और पता है कार्बन एटम ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, क्योंकि कार्बन एटम में बहुत सारे दूसरे ग्रुप अटैच होते हैं, एटम अटैच होते हैं, कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, तो कार्बन एटम के ऑलरेडी आप कह सकते हो ये कार्बन एटम जो है ना कंपाउंड का, ये ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। ओके बेटा, इसके ऊपर बहुत, इसके पास ये बहुत भीड़ में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो चीज भीड़ में है उसके ऊपर अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम पर, भीड़ वाले एटम पर। इज इट क्लियर? अब अगर मान लीजिए मैंने न्यूक्लियोफाइल में भी भीड़ बढ़ा दी, न्यूक्लियोफाइल में भी मैंने स्टेरिकली हिंडर्ड एटम, बहुत सारे ग्रुप अटैच कर दिए, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई। ओके, एक मिनट बेटा, लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, मान लीजिए मैंने इसमें भी भीड़ बढ़ा दी, तो क्या होगा, भीड़ वाला
एटम पर अटैक करना, इसमें भी बहुत रश है, तो अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। यानी न्यूक्लियोफाइल में जितना स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप आ रहे हैं उतना ही उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कार्बन पर मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपके समझ में आएगा। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूं CH3 CH3O माइनस, और तीसरा एग्जाम्पल है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल का ये। तो मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि हमारी ये सारी न्यूक्लियोफाइल है, सभी में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो क्या हुआ है, मैंने इन न्यूक्लियोफाइल में ग्रुप बढ़ा दिए, स्टेरिकली हिंड्रेंस कर दिया, इसको बल्कि कर दिया। ओके, तो बल्कि देखो ये ग्रुप था, फिर ये आ गया और अब ये आ गया, तो ग्रुप की साइज बढ़ने से बल्कीनेस बढ़ गई। अभी बल्कीनेस बढ़ गई तो इस बल्की न्यूक्लियोफाइल का वो भीड़ वाले कार्बन एटम पर अटैक क्या हो गया, और मुश्किल हो गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बल्की होते जाएगा न्यूक्लियोफाइल में ग्रुप, वैसे वैसे उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है कार्बन एटम पर मुश्किल होते जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आई ये बात? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखा। मैं आपको बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रही हूं कि ये कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है, और कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड में पहले से भीड़ से बहुत घिरा हुआ है, उसके पास चारों तरफ 3-4 एटम है, और ग्रुप भी हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, बड़े CH3 CH2H5 ऐसे बड़े लार्ज ग्रुप भी हो सकते हैं, और उस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो डेफिनेट अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी क्या समझ में आया आपके कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल में ग्रुप हैवी होते जा रहा है, बल्कि होते जा रहा है, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जा रही है, सॉरी डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन बल्कीनेस का कोई भी इफेक्ट बेसिक नेचर पे नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर था, अगर मैं ये कहूं बेसिक नेचर पे बताओ, ध्यान से सुनना, और क्यों नहीं पड़ेगा उसका रीजन भी बताती हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है। स्टार्टिंग में बताइए, बेस क्या है, जो हाइड्रोजन एटम पर अटैक करता है, H+ आयन को अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम को डोनेट करता है। तो वही H+ हाइड्रोजन एटम की कोवेलेंसी तो एक ही है ना। हाइड्रोजन एटम किसी भी मॉलिक्यूल में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ग्रुप से बाहर है, मतलब सॉरी स्टेरिकली हिंड्रेंस से बाहर है, वो अकेला ही तो है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एटम थोड़ी है। तो जब वो हाइड्रोजन एटम पर कोई बेस अटैक करेगा तो क्या होगा, उस पे बल्कीनेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो भीड़ से दूर है, वो तो कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, और कार्बन एटम की चारों तरफ क्या थी, भीड़ थी, और यहाँ हाइड्रोजन एटम अकेला आइसोलेटेड है। और हाइड्रोजन एटम पर जब बेस, क्योंकि बेस हमेशा हाइड्रोजन एटम पर ही अटैक करता है, बेस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? जो बेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा, इजिली करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो बेटर बेस होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यही एग्जांपल बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ले लेती हूँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से उल्टा हो जाएगा। बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा लार्ज अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये बेस स्ट्रॉन्ग है। इज इट क्लियर? बेस स्ट्रॉन्ग है ये। क्यों? ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बेसिक नेचर में स्टेरिक हिंड्रेंस पे अफेक्ट नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस अफेक्ट नहीं डालता। रीजन आपको बताया, बिकॉज बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन एटम विच इज नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं हाइड्रोजन में, तो बड़ा बेस होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आगे बात समझ में, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पे होता है, लेकिन बेस पे इफेक्ट नहीं होता। लेट अस समराइज, हमने आज क्या किया,
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस किया, और ये किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं। मैंने जितने एग्जाम्पल आपको करवाए, अगर उन्हें समराइज कर लोगे बेटा तो आपको ये याद रहेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल। आई एक्सपेक्ट आपके कंसेप्ट न्यूक्लियोफाइल का बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, और आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। भाई देखना है आप कितने मैक्सिमम शेयर करते हो, ठीक है, और कितने मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लेते हो। ओके बेटा, तो वेलकम अगेन, वी विल ऑन माय नेक्स्ट वीडियो दैट इज केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड चैनल पे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।